हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और ये है सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान का चर्चा करेंगे। क्लास 7 का एनसीईआरटी है और क्लास 7 का एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट हो चुका है। 6 का भी कंप्लीट हो चुका है, 8 का भी चल रहा है। आप उसको देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट के थ्रू आप देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। और घटना चक्र भी कंप्लीट कराया गया है, वो भी आप देख लीजिए। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। ओके। तो ये क्लास 7 का 5 लेसन है। इसके पहले 4 लेसन करवा दिए गए हैं सामाजिक राजनीतिक विज्ञान के। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने ये भी पढ़ा, घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसमें महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। कौन क्या काम करता है, इसको आप बना सकते हो। जैसे किसान, एक मेल मजदूर, एक नर्स, एक वैज्ञानिक, एक पायलट, एक शिक्षक। चलिए, आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरना। व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़ना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इस होमवर्क को। तो ये देख सकते हैं चित्र, महिलाएं काम कर रही हैं। तो भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधा रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, है ना। ऐसा ही सोचते हैं ना, कभी महिला के बारे में सोचते हैं आप जब कोई किसान की बात आती है। तो अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना में रोजी मैडम कक्षा के अभ्यास में से करिए। रोजी मैडम कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस तरह के हैं कि शिक्षक में 5 पुरुष चित्र हैं और महिला चित्र इतनी हैं, 25 हैं। किसान पुरुष चित्र में 30 हैं और महिला चित्र में 0 हैं। गिल मजदूर में 25 है, मतलब इसमें जो है पुरुषों की श्रेणी दी गई है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने कारण किया कि उन्हें लगता कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम में ही अच्छी कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वह अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान की तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती हैं। अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होते हैं तो कभी ये हमारे अपने मित्रों के गलत तरीके के चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाते हैं। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। कि आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से दूसरों के सामने रोना चिढ़ाया जाता है, मतलब लड़कों ये नहीं रोते हैं, ऐसी बात की जाती है। रूढ़ियों का तोड़ा है रूढ़ियोंवादियों को। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धार का रुख बदल दिया और उत्तरी रेलवे की वो पहली महिला इंजन चालक हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ बटाती रही। उसने मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहले ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौती से खेलना पसंद है। जैसे ही कोई कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तब उसने पॉलिटिक्स में मोटरसाइकिल चलाई और तब उसने
तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेंगी। उनका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं अच्छे से कर पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, मैं अपने तरीक़ों से क्यों ना जीऊँ। ड्राइविंग हर ट्रेन नीता लाल वीमस टीचर सर्विस के रूपांतरित। तो ठीक है, यहाँ परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, हम सोचने लगे कि सब बच्चों को स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है। कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना पढ़ना पहुंच के बाहर की बात थी, अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांशतः बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ाना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकर और हस्तकला सिखाई जाती थी, ये धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। तो इस देख सकते हैं एक स्टोरी है। जेवियर अपना 10वीं का बोर्ड का परीक्षाफल देखकर खुश था। यदि विज्ञान और गणित में से बहुत अधिक अंक नहीं मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास की भाषाओं में उसने अच्छा किया। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता, लड़के ने कहा। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ठीक है, ये रमाबाई 1858 से 1922 में अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा। स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गाँव में एक मिशन स्थापित किया, जहाँ विधवा स्त्रियों, गरीबों औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। 19वीं शताब्दी में 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और समाज, जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा, अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर विरोध हुए। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम राज सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उसकी पुस्तक थी अमार जीबोन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। ऐसे तो उस टाइम में रूढ़िवादी सोच थी, जिसके बावजूद उन्होंने शादी के बहुत समय बाद स्वयं की छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। तो ठीक है, मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद मैं काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। ये जो नाम है ना महिलाओं के, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, जैसा रमाबाई का पूछा था प्रीलिम्स में। तो ये देखिए, रुकैया सखावत का भी नाम याद कर लीजिए। तो रुकैया सखावत हुसैन, जो 1880 से 1932 तक थी, एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत ज़मीन था। दीप उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजों को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें
लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। आगे जाकर वह एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई, जो लेडी लैंड नाम की एक बहुत जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाओं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती और हवाई कारें चलाती। लेडी लैंड पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान भेज दिए जाते थे। सुल्ताना लेडी लैंड अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे पता चलता कि ये तो केवल सपना है। देख रही थी, जैसे ही आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कार चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की भी शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। तो बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी भोजन बना रही थी, तो अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपने चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊँ तुम इसे अंदर से लाना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रखी थी, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उससे भी मैंने एक छिपा लिया। जब मौका मिलता, मैं जाती और उसे पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों को भी मिलान करने की कोशिश की, जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख सकी। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना भी समय नहीं था कि जरा बैठकर कुछ खा भी लें। राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं से अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाज और वर्गों को पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। उनकी आयु, पढ़ाई और उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों को आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों, मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की ये संख्या बढ़कर 82% हो गई। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच लोगों का अनुपात बढ़ गया है, जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब सब स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया, जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। एससी और एसटी के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। जैसे कक्षा 1 से 5 तक में देखेंगे लड़के और लड़कियां, लड़के 4.36 हैं, लड़कियां इतनी हैं, योग है। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और लड़कियां वगैरह की देखेंगे आप किस तरह से वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में भी देखेंगे आप किस तरह से एजुकेशनल स्टैटिक एट ए ग्लैंस द्वारा रिपोर्ट दिया गया सोर्स है इसका। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात का ध्यान दिया होगा कि सभी लड़कियों की श्रेणी तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों
के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना में ये भी पता चला कि अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियां अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष बिता पाती हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों को स्कूल छोड़ देने के कई कारण हैं। देश के अनेक भागों, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही उचित शिक्षक है। यदि विद्यालय घर के पास न हो तो लाने ले जाने के लिए साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में शुरू हुई अभियान के बारे में पता करें आप। और लड़के और लड़कियों का रेशियो यहाँ पर है, सभी लड़के इतना है और अनुसूचित जनजाति के लड़के इतने हैं। जो प्रतिशत महिला आंदोलन, जब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है, तब अन्य क्षेत्र भी जैसे कानून सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। एक मिनट देख लीजिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन हो पाते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ चार्ट देख सकते हैं कितना निर्धनता है जनजातियों में। तो संघर्ष है, इन महिलाओं को आंदोलन कहा जाता है। तो महिला आंदोलन कब होती है? औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं, जिन्हें महिला आंदोलन का है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों और महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों का मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृति करने वाले, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने की विभिन्न रणनीतियाँ उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियाँ आप देख सकते हैं। अभियान क्या होता है? भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया जाता है, जिसमें महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। 2006 में कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ी पर बैठी। तो एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आती हैं और उन्हें अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया। अखबारों में छाने लगा और दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो अपनी बेटी के लिए, न्याय के लिए यहाँ पर कानून सीढ़ियों पर बैठी हैं। जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकार के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेशों के बीच पहुंचाया जाता है। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने की इकट्ठी हो जाती हैं। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियाँ उठा रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए फिगर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या उससे पहले आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राजसुंदरी देवी रामाबाई रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। ये पृष्ठ में जो दिया गया अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए, कथन सही क्यों नहीं है।
तो यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। रूढ़िवादी धारणा, जब हम विश्वास करने लगते हैं किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक स्थिति, समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, ये केवल खास प्रकार कार्य ही कर सकती हैं, तब रूढ़िवादी विचारधाराओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों लड़कियों को अलग अलग विषय में के लिए कहा जाता है, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना था। ये रूढ़िवादिता है। भेदभाव तब होता है जब लोगों के साथ समानता का और आदर का व्यवहार नहीं होता। उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है, खुले रूप से किसी का अपमान करता है। इसका यौन उत्पीड़न, इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।